नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट के टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट जो अपना होता है वो जीके एंड जीएस का होता है। इस सीरीज में हमने भारतीय इतिहास को सबसे पहले शुरू किया था, क्योंकि देखिएगा आपके सिलेबस में यही है, सबसे पहले इतिहास है, तो हमने इतिहास को ही शुरू किया था। और इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज इसका 5वां भाग है दोस्तों। काफ़ी चीज़ें अपने पढ़ चुके हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है। हालांकि सिलेबस में आप देखोगे तो इसने सिर्फ इतना ही दिया है, राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, लेकिन इसके अंतर्गत सारा कुछ आ जाता है दोस्तों। हमें अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे अंक लेकर के आने, इसलिए अपने पूरी मेहनत से पूरे सिलेबस को देखते हुए चल रहे हैं। और कोशिश ये है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, और साथ ही आपको कहीं और अन्य स्थान पर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, ऐसा हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, सारा कुछ आप अच्छे से लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर मिलने वाला है दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फर्स्ट ग्रेड का जो पूरा सिलेबस है वो अपने यहाँ पर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को अभी तक जैसे हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही हमारी क्लासेस चलती रहेगी। अच्छे से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं, पीडीएफ से भी उतार सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, तभी इसका पूरा का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे कर लेना, क्योंकि क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है, पीडीएफ है, ये चीज़ें सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में ही। ये इसका 5वां भाग है, और 5वें भाग में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के विषय में, मार्ले मिंटो सुधार के विषय में और कामागाटा मारू प्रकरण के विषय में। अभी पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार और कामागाटा प्रकरण क्या है। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। भारत का जो विभाजन है हम उसी की देन मान करके चलते हैं, वहीं से इसकी नींव पड़ी थी। द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है हमारा वहीं से आता है। देखिएगा, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां और वकार उल मुश्ताक हुसैन के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। संस्थापक के रूप में आप इनका नाम याद रख सकते हैं। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और वकार उल मुश्ताक हुसैन जो थे, उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा। दूसरा ये कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। तो इसका मुख्यालय जो है बनाया गया था लखनऊ के अंदर। तो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर था? लखनऊ में था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वकार उल मुल्क। कौन बनाए गए थे? वकार उल मुल्क बनाए गए थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप इसमें एक ही सन याद रखते हैं और यही आपको याद रखना है, यही सबसे ज़्यादा आता है। कई बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है घटनाक्रम के विषय में। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग बनी थी, फिर उसके बाद में देखिएगा कामागाटा प्रकरण हुआ या दिल्ली दरबार हुआ। उनमें से पहले कौन सा था? सूरत विभाजन हुआ। यानी ये घटनाएं हैं ना, इनको आगे पीछे करके प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। तो सभी एक सीक्वेंस में भी आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी और अच्छे अंक आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की अगर अपने बात करें तो वकार उल मुल्क को बनाया गया था। लेकिन अगर प्रथम स्थायी अध्यक्ष की हम बात करें तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे आगा खां। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा? नंबर 1 की मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नवाब सलीमुल्लाह खां और वकार उल मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके स्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आगा खां को बनाया गया था 1908 में। कब बनाया गया था दोस्तों? 1908 में स्थायी अध्यक्ष जो है आगा खां को बनाया गया। पहले वकार उल मुल्क ही हुआ करते थे। 1906 में ढाका के अंदर मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन होता है, ये याद रखिएगा।
1906 में ही मुस्लिम लीग बनी है और 1906 में ही इसका प्रथम अधिवेशन हुआ है। हुआ कहाँ पर है? ढाका के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि 1908 में मुस्लिम लीग की जो मांग थी, जिस आधार पर इसका गठन हुआ था, 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन याद रखिएगा दोस्तों, 1908 इम्पोर्टेंट है। 1908 का अमृतसर अधिवेशन जो है उसके अंदर मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग कब की थी, कहाँ की थी, तो ये मांग उठी थी 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। ये मांग उठाई गई कि हमें अलग से निर्वाचन देना है। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी गई। अब देखिएगा, इस घटनाक्रम को याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, 1908 में आगा खां अध्यक्ष बन जाते हैं, 1908 के अंदर अमृतसर का अधिवेशन हुआ जहां पर मांग उठती है पृथक निर्वाचन की, 1909 का अधिवेशन आता है और इसके अंतर्गत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों इस घटना से भारत विभाजन की शुरुआत मानी जाती है। इस घटना से ही अपने मानते हैं कि भारत विभाजन की नींव पड़ गई थी और ये फिर जो विभाजन है यहाँ से शुरू हुआ। वैसे तो बंगाल विभाजन में इसके अंश अपने देखते हैं, जैसा अंग्रेजों ने प्रयास किया था, एक तरह से रास्ता दिखाया था कि आप इस तरह से भी हो सकता है, और फिर धीरे धीरे करके इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो भारत विभाजन की शुरुआत अगर किसी से पूछा जाए किसको माना जाता है तो 1909 का एक्ट आप याद रखिएगा, इसी से जो है भारत विभाजन की नींव पड़ती है। और प्रारंभ अगर अपने कहें तो 1906 में मुस्लिम लीग इसकी देन मानी जाएगी, 1908 में आगा खां आए थे और 1908 में मांग उठी थी और 1909 के एक्ट के द्वारा इसकी जो नींव है वो पड़ जाती है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या था, इसके विषय में अपनी बात कर लेते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, मार्ले कौन थे? उस समय भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय। इन्हीं के नाम पर 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। सुधार के कारण क्या थे दोस्तों, क्यों ये अधिनियम लाना पड़ा? इस मार्ले मिंटो सुधार, हमने कहा मार्ले मिंटो सुधार हुआ, तो सुधार के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कि 1892 के अंदर सुधार हुए थे पहले और उससे लंबा समय बीत चुका था। देख लो, 1892 से कौन सा समय आ गया? 1909, यानी 18 और 9 देख लो कितने हो गए, लगभग 27-28 वर्ष का समय बीत चुका था। और कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस जो है सुधारों की मांग लगातार कर रही थी, इसलिए ये सुधार आया। ब्रिटिश सरकार हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त भी करना चाहती थी। जैसा हमने देखा ना, 1905 में जब बंग भंग हुआ तो आंदोलन छिड़ गया और एक प्रकार से हिंदू मुसलमान की एकता बहुत ज़्यादा देखने को मिल पा रही थी, तो इसे समाप्त करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार, इसलिए भी ये अधिनियम लाया गया। एक चीज़ याद रखिएगा, अधिनियम आए हमारी सुविधा के लिए नहीं थे, अधिनियम बने सरकार अपनी सुविधा के लिए, ताकि वो शासन संचालन ढंग से कर सके। दोस्तों सुधारों के माध्यम से वो नरमपंथियों को संतुष्ट भी करना चाहती थी, क्योंकि उनकी भी मांगे बढ़ती जा रही थी, असंतुष्टता बढ़ती जा रही थी। तो इसके कई कारण हमने यहाँ पर देखे, आगे और भी देखेंगे, पहले इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस अधिनियम का नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। अब ये मार्ले मिंटो सुधार क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस सुधारों की मांग कर रही थी, पिछले सुधारों को काफ़ी लंबा समय बीत चुका था। ब्रिटिश सरकार का एक उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, साथ ही नरमपंथियों को संतुष्ट भी वो करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी, यानी बांट करके, तोड़ करके, किसी प्रकार से। हमने पीछे भी बात की, किसी आंदोलन को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले खत्म, सरकार कभी भी नहीं चाहती कि आंदोलन हो। कोई आंदोलन करेगा तो सरकार ये थोड़े ना कहेगी आप आंदोलन कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आंदोलन हमेशा सरकार के खिलाफ में होता है। तो सरकार का पहला प्रयास होता है कि आंदोलन को ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए, किसी भी प्रकार नहीं टूटता है, नहीं खत्म होता, तब सरकार को मांग माननी पड़ती है, अन्यथा सरकार कभी मांग को मानती नहीं है। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था उसके प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी, और सबसे पहले जो सरकार के द्वारा प्रयास होता है आंदोलन को टुकड़ों में बांटने का, यानी लोगों को बांट दें तो फिर आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यही प्रयास यहाँ पर था कि हिंदू मुसलमान के रूप में बांट दिया जाए, तो धीरे धीरे आंदोलन जो है ये टूट जाएगा। दोस्तों
अब हम देख लेते हैं अधिनियम के प्रावधान क्या थे। तो केंद्रीय विधान परिषद जो है उसके अंदर सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, पहला प्रावधान। अब सदस्य संख्या 69 थी, इनमें से 9 स्थायी सदस्य थे और 60 अतिरिक्त हुआ करते थे, इतना याद रखना है आपको। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने भारतीय सदस्यों का प्रावधान था? एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया। और पहले भारतीय सदस्य कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले भारतीय सदस्य बने थे और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। कौन सा सदस्य बनाया गया पहले दोस्तों? विधि सदस्य। क्या हुआ? सबसे पहली बात कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरी बात, कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। अब देखिए, केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी में 50 सदस्य और पंजाब, बर्मा और असम के अंदर कितने? 30 सदस्य, यानी पहले से संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई, हमें इतना ही याद रखना है। दूसरी बात कि विधान परिषद के जो सदस्य थे उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, पहले नहीं था। यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, यानी एक प्रश्न पूछा तो उसका कोई पूरक प्रश्न बनता है। तो अब ये बजट पर बहस कर सकते थे, किंतु बजट पर मत विभाजन नहीं करवाया जाता था, मत विभाजन नहीं हो सकता था। बजट पर ये बहस तो कर सकते थे लेकिन उस बहस का कोई अर्थ औचित्य नहीं था। ये निम्न विषयों से संबंधित प्रश्नों को नहीं पूछ सकते थे। विदेशी मामलों से, विदेशी रियासतों से, रेलवे से और ऋण, ब्याज आदि से संबंधित तो प्रश्न वो पूछ ही नहीं सकते थे, तो फिर उसका मतलब ही क्या था? तो इस तरह से प्रावधान तो थे लेकिन पूरे नहीं थे। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन इसी में आया। अभी हमने बात भी की थी, मुस्लिम लीग की डिमांड भी थी अमृतसर अधिवेशन से और उसे मान भी लिया गया, जहां से अपने भारत विभाजन की शुरुआत मानते हैं 1909 के अधिनियम से। भारत परिषद में भी अब एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। भारत परिषद में भी हालांकि पहले भी भारतीय सदस्य होते थे लेकिन अनिवार्य नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा, हम कभी एक सदस्य तो पहले भी हुआ करता था लेकिन वो अनिवार्य नहीं था, भी होगा ही होगा, सरकार की मर्जी पे था। अब अनिवार्य कर दिया गया, एक सदस्य होगा ही होगा। अब हम देखें अधिनियम की कमियां क्या थी, क्या इसमें दोष थे। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाने से देश में सांप्रदायिकता फैल गई, यानी अलग से उनको जब निर्वाचन दिया गया तो पहले मुस्लिमों ने, फिर दलितों ने अलग पृथक निर्वाचन की मांग की। इस तरह से सारी मांगें आगे से आगे बढ़ती चली गई थी। फिर जातीय आधार पर सिखों को भी दिए जाने का प्रावधान हुआ, ये सारे आगे से आगे चलते रहे थे। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, देश में सांप्रदायिकता फैली जो कालांतर में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का कारण बनी और देश का विभाजन इसी के कारण हुआ था। सामान्य मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी अंतर रखा गया। क्या अंतर था? तो सामान्य मतदाता पहले प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे, लेकिन मुस्लिम मतदाता सीधे ही केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते थे। ये इसमें अंतर था, बड़ा अंतर था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अब एक होगा तो उसे क्या होगा दोस्तों, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसके अंदर कोई प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व यहाँ हमें देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो ये कुछ एक कमियां थी। इसके अलावा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अभी भी वित्त संबंधी मामलों पर ये कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, तो फिर उन प्रश्नों का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रह जाता था। गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्ति थी और अध्यादेश की, यानी वो चाहे तो किसी अधिनियम को रोक भी सकता था और चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से बिना अधिवेशन के, देखिए वो क्या कर सकता था। अब तो अध्यादेश का मतलब आप जानते हैं ना, जब सत्र नहीं चल रहा है तो कोई कानून पास करना, वो कभी भी निकाल सकता था। तो फिर इनका बहस का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। तो ये था हमारा 1909 का अधिनियम, जहाँ से जो जरूरी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ एक अंतिम चीज़ की अपनी बात कर लेते हैं। कामाटागारू प्रकरण 1914 का है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कामाटागारू क्या था? तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक जापानी जहाज़ था। क्या था? जापानी जहाज़ था। और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये बात है कनाडा जाने की। तो कनाडा भारतीय क्यों जाया करते थे? कनाडा जाया करते थे जो
काम धंधा करने के लिए, है ना। हालांकि परिवार समेत जाने की अनुमति नहीं थी। तो वहाँ पर कनाडा में पहले तो नहीं जा सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी एक कानून के कारण कुछ भारतीय वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इसी से उत्साहित होकर के गुरजीत सिंह जो है वो 376 भारतीयों के साथ कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना होता है, और वो बहुत लंबा समय लगा करके वहाँ तक पहुँचता है। तो कनाडा की सरकार वहाँ पर इन्हें प्रवेश नहीं देती है दोस्तों। कनाडा सरकार के द्वारा इनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। और ये मामला जो है इसलिए होता है कि ये माना जाता है कि सीधे नहीं आए हैं, बीच में रुकते रुकते आए हैं, तो इसमें और सवारियां भी बैठ गई होंगी। काफ़ी मतलब कनाडा सरकार की एक बड़ी गलती भी यहाँ पर मानी जाती है, जिसकी जस्टिन ट्रूडो ने कुछ समय पहले माफ़ी मांग करके भी इसका स्पष्टीकरण दिया था दोस्तों। तो एक इस प्रकार का एक बड़ा प्रकरण माना जाता है जब किसी सरकार ने अपनी संसद में वहाँ पर माफ़ी मांगी हो। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कनाडा ने यहाँ पर इन्हें प्रवेश नहीं दिया। काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पर रहे। हमारे भारतीय जो वहाँ पर रहते थे उन्होंने इसका विरोध किया। गदर पार्टी भी आई, उन्होंने भी इसका विरोध किया। और यहाँ पर देखिए कुछ 35 के लगभग थे शायद, है ना, 35 या 25 थे। कुछ को तो वहाँ पर देखिए रख लिया गया, कुछ को तो अनुमति दे दी गई, बाकियों को नहीं दी गई, है ना। तो कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने इसका विरोध किया और इनके पक्ष में आंदोलन भी किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी इनके पक्ष में आंदोलन किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रकरण चल रहा था। कुछ को दिया गया लेकिन कुछ को प्रवेश, अधिकतर को नहीं दिया गया। तो यहाँ से इन्हें फिर निकलना पड़ा था दोस्तों। जापान जहाज़ वापस जापान के याकोहामा बंदरगाह पहुंचा, लेकिन वहाँ पर विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो वहाँ से ये सीधे कोलकाता की ओर रवाना होते हैं दोस्तों। अतः ये जहाज़ जो है वो कलकत्ता लौट आता है। कलकत्ता आता है बजबज जो वहाँ का बंदरगाह था, बजबज बंदरगाह कलकत्ता पर आता है, जहाँ पर भगदड़ मच जाती है और कई जगह 18 और कई जगह 19 लोग आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। ये मारे जाते हैं दोस्तों। कहते कि ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ पर गोलियाँ चलवा दी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर सैनिकों ने गोलियाँ चला दी थी। अचानक से भड़क गई थी। कुछ तो ये कह रहे हैं कि वो जो हैं सरदार थे, उसके अंदर जो सिख थे वो ज़्यादातर जो वहाँ पर उस जहाज़ में जो लोग थे, तो वो कोई अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी कारण से क्या हुआ कि एक सैनिक ने कोई लाठी चला दी और उसके कारण ही वो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, फिर गोलियाँ चलती हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इससे क्या हुआ, इसकी जांच के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में इस घटना की जांच के लिए एक शोर कमेटी यानी तटीय कमेटी का गठन किया गया था। फिर उसके बाद में देखिएगा उनको वहाँ से जो है ट्रेन के द्वारा कुछ को पंजाब भेजे जाने का प्रावधान होता है। इस तरह की बातें वहाँ पर होती है। ये जो घटना है उनके खुद की लिखी, गुरजीत सिंह की जो लिखी हुई किताब है उसके अंदर भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। और पिछले दिनों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। तो इस तरह से देखिएगा वो जो लोग हैं वो वहाँ से वापस लौट के आ गए बजबज बंदरगाह, लेकिन वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये यहाँ की इसकी एक घटना जो है कामाटागारू के नाम से जानी जाती है। और ये कामाटागारू घटना प्रकरण जो है ऐसी त्रासदी है जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारतीयों से माफ़ी मांगी थी। ये एक जहाज़ है, जो जहाज़ आप देख पा रहे हैं यही कामाटागारू था। ये देखिएगा लोग इस जहाज़ पर हैं, ये जहाज़ पर आए थे और इसके ऊपर ये देखिए टिकट भी है, आपको देख पा रहे हैं, कनाडा की ही है। ये कामाटागारू प्रकरण है, तो जिसके बारे में अभी थोड़ा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कनाडा की संसद में भारतीयों से माफ़ी मांगी। तो ऐसा कोई प्रश्न आने वाली परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के सारे मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर सच में आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो कमेंट्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए जानकारी के साथ, कुछ और नई घटनाओं के साथ जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें जाननी है। यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।